नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें ये दे रखा है कि कंसिडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर एक कैलिपर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और इसमें गिवन है कि सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि 10 VSD आर इक्वल टू 9 मेन डिवीजन, यानी कि ये 10 VSD जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। द लिस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। तो देखना जरा, लिस्ट डिवीजन का मतलब लिस्ट काउंट दे रखा है किसका, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि एक काम तो अपना पहले से हो चुका है कि लिस्ट काउंट अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट दे रखा है। एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जोज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर क्लोज्ड, यानी कि जब आपका यानी कि जो एपरेटस है वर्नियर कैलिपर है उसके जो जोज हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं यानी कि क्लोज हैं, यानी कि उस टाइम पे अपन को बता रखा है कि x की जो वैल्यू वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में अगर दोनों जोज कनेक्टेड होते हैं तो उस टाइम पे 0 और 0 आना चाहिए, यानी कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं कि एरर फ्री है, लेकिन इसके अंदर दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसमें एरर है। तो यहाँ पर मैंने साइड में लिख दिया कि एरर इज गिवन। एरर कितना गिवन है, 0.1 सेंटीमीटर एरर गिवन है। और कैसा एरर गिवन है, पॉजिटिव है ये। अगर पॉजिटिव एरर है तो इसको बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आगे दे रखा है कि इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है, मेन स्केल रीडिंग अपन को गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके और उसके बाद में दे रखा है कि नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8, यानी कि जो डिवीजन मैच कर रहा है वो है 8। तो 8 अगर मैच कर रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसकी रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखना जरा क्या क्या गिवन है अपन को। एक तो गिवन हो गया इसके अंदर कि लिस्ट काउंट दे रखा है अपन को, लिस्ट काउंट ऑफ मेन डिवीजन दे रखा है, और लिस्ट काउंट जो है वो वर्नियर का नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बिना कुछ देखे हुए मैं सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालता हूँ वर्नियर स्केल का, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं अपन, तो ये निकालने के लिए हमें पता है कि एक्चुअल में यहाँ दे रखा है कि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 मेन स्केल के बराबर है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। अगर ऐसा गिवन है तो इसका एक वर्नियर स्केल का डिवीजन किसके बराबर होगा, 9/10 ऑफ मेन स्केल। और मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.9, और 0.9 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.09 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, दैट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो अब ये हो गया लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये हो जाएगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होगा, तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट यानी कि 0.1 माइनस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट यानी कि माइनस 0.09 सेंटीमीटर। दोनों को माइनस करते हैं अपन, तो ये बन जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.09, यहाँ 0 लगा दिया अपन ने। ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9, सॉरी ये हो जाएगा 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट आ गया किसका, ये आ गया हमारे पास 10 माइनस 9, ये हो गया 1, दैट इज 0.01। ये हो गया लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। 3 चीजें आ गई देखो, एक आ गया लिस्ट काउंट मेन स्केल का ऑलरेडी गिवन, एक आ गया लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का जो फाइंड आउट किया, और एक आ गया वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट इस तरीके से कैलकुलेट किया, ठीक है। अब वापस यहाँ जाते हैं, रीडिंग की बात करते हैं। तो रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग दे रखी है 5, वर्नियर स्केल की कितनी होगी, तो डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है, 8वां। 8 नंबर का डिवीजन है, इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो वर्नियर कैलिपर के। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हो गया 0.01, तो ओवरऑल आंसर आ गया 0.08 सेंटीमीटर। दोनों स्केल की रीडिंग देख लो, ये हो गया वर्नियर स्केल की रीडिंग और ऊपर हो गया मेन स्केल की रीडिंग, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से आंसर आ गया 5.08 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बट इसमें एरर दे रखा था, ये मैंने यहाँ पर लिखा, ये एरर दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो इस एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या माइनस तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0.10 सेंटीमीटर ये माइनस करना है, ये 8 हो जाएगा,
यहाँ पर ये 10-1 तो यानी कि 9 और ये बचेगा 4, तो 4.98 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था और 1 ईयर कैलिपर का हर साल क्वेश्चन आता ही है, ये अपन ने देखा है यहाँ पे। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। यहाँ देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है। इसमें दे रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made of circular plates is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at constant rate with time। देखो क्या गिवन है, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेटें सर्कुलर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं, ये हो गया। लेट अस सपोज इनका एरिया ए है और इनके बीच का सेपरेशन डी है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया भैया। ओके, फिर से क्वेश्चन सुने कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स is being charged such that the surface charge density of its plate is increasing at constant rate with time। यानी कि surface charge density सिग्मा ये इंक्रीज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी सिग्मा बाई डी टी, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट रेट है। फिर से स्टेटमेंट सुने क्या गिवन है, ये बोल रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट विथ टाइम, यानी कि इसकी जो रेट है इंक्रीज होने की, यानी कि डी सिग्मा बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद में द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज दिस। अब ध्यान से देखें, ये हमारा कैपेसिटर हो गया था और सरफेस चार्ज डेंसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, सिग्मा को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी टी, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है क्यू बाई ए। सिग्मा क्या होता है हमारे पास, क्यू बाई ए, ये हो जाएगा इधर, दैट इज क्यू बाई ए, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है, अपन को ये बताना है कि द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो जरा ध्यान से हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि सिग्मा जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। इसने दे रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, दैट इज ये चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और कॉन्स्टेंटली। सिग्मा को अपन ने क्यू बाई ए लिखा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ से मैं ए जो है एरिया वो तो कांस्टेंट, इसको बाहर ले लूँगा, अंदर बचेगा डी अपॉन डी टी और क्यू बच गया हमारे पास, और डी क्यू बाई डी टी जो है वो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, और इस करंट को अपन ने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, और आई डी बाई ए बन जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आया। हमारे से ऑप्शन दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो नो डाउट क्या हो रहा है, लगातार जो आ रहा है करंट आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने से क्या समझ में आया, डी सिग्मा बाई डी टी, फर्दर सोल्व किया, क्यू बाई ए, एरिया कांस्टेंट है क्यू, तो नो डाउट क्या हो रहा है कि सिग्मा चेंज होने का मतलब क्या होगा, सिग्मा होता है क्यू बाई ए, यानी कि क्यू बाई ए चेंज हो रहा है। अब ए तो चेंज हो नहीं सकता, तो यानी कि क्यू चेंज हो रहा है। समझने वाली बात है कि सिग्मा चेंज हो रहा है, सिग्मा मतलब क्यू बाई ए चेंज हो रहा है। अब क्यू चेंज हो रहा है या ए चेंज हो रहा है, तो आंसर है क्यू चेंज हो रहा है, तो ए तो बाहर आ गया और डी क्यू बाई डी टी आई हो गया, यानी कि करंट हमारे को मिल रहा है। अब जब करंट आपको मिल रहा है तो नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर बन रहा होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रखा है कि जीरो एट ऑल द प्लेस, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो हो नहीं सकता, करंट आ रहा है। फिर बोल रहा है कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में कांस्टेंट है और आउटसाइड जो है वो दोनों प्लेटों के बीच में कांस्टेंट है और आउटसाइड जीरो है। तीसरा दे रखा है नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरीफेरी ऑफ द प्लेट्स। ध्यान से समझे, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करके बताऊं आपको, तो सोचे जरा ध्यान से हो क्या गया, ये एक तरीके से सिलेंडर बन चुका है पहली चीज, और सिलेंडर का मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि इसके अंदर करंट दौड़ रहा है, यानी कि एक तरीके से ये कंडक्टर बन चुका है, दैट इज होलो कंडक्टर। कैसा कंडक्टर बन चुका है, होलो कंडक्टर बन चुका है। समझने वाली बात है ये कि अगर मैं इसको इमेजिन करूं तो ये एक तरीके से सिलेंडर बन गया, और सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, होलो कंडक्टर हो गया। अगर ये होलो कंडक्टर हमारे पास है तो आप देखो होलो कंडक्टर में क्या होता है कि होलो कंडक्टर में करंट चलती है सरफेस पे, तो यहाँ पर भी करंट चल रही है सरफेस पे। या फिर अगर अपन बात करें कि अंदर भी करंट चल रही है तो इसको सॉलिड कंडक्टर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉलिड मान लेंगे, करंट अंदर भी चल रही है सरफेस पे भी चल रही है। अब ध्यान दो आप, करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सॉलिड कंडक्टर का देखो आप तीन केस बनते हैं कि एक तो बनता है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक सरफेस पर, एक इनसाइड। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, सरफेस पे बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, दैट इज रेडियस, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट जे डी बाई 2। इनमें से मैक्सिमम होता है सरफेस पे, अंदर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर होता है ऐसा। इसका जो कर्व बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड का डी के साथ, वो ऐसा बनता है।
तो ये ऐसे बनता है और इसके बाद में ऐसे, ये सरफेस होता है। तो सरफेस पे क्या बन रहा है, मैक्सिमम, और ये सरफेस के इनसाइड और ये सरफेस के आउटसाइड। तो मैक्सिमम तो जाएगा सरफेस पे, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये बोल रहा है नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। गुड लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस वाला क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन अपन ने देखे अभी, 25 और 26। दोनों क्वेश्चन मैंने डिटेल में बताया आपको। इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन था वो मैंने पहले लिख दिया, 10 डिवीजन 9 के बराबर है, लिस्ट काउंट दे रखा था, एरर दे रखा था, मेन स्केल की रीडिंग दे रखी थी। फिर मैंने आपको बोला कि लिस्ट काउंट केवल मेन स्केल का है, तो लिस्ट काउंट आपने वर्नियर स्केल का निकाला। फिर उसके बाद में आपने लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का कैलकुलेट किया, तो फिर वर्नियर कैलिपर का निकाला। फिर यहाँ पर 8 डिवीजन से मल्टीप्लाई किया, ये सोल्व किया, एरर को माइनस किया। सिमिलरली इसके अंदर अपन ने देखा कि ये सिलेंडर बन चुका है और सर इसके अंदर करंट दौड़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है चारों साइड में, अंदर भी बाहर भी सरफेस पे भी, सरफेस पे मैक्सिमम। ओके, ये ऐसा न्यूमेरिकल था भैया। नेक्स्ट अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसको एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करेंगे सीधा। ध्यान से देखें, जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनका एक लास्ट वीडियो बनाएंगे अपन, ये इसका सेकंड लास्ट वीडियो रहेगा आज। ध्यान से देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस। दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, दो आइडेंटिकल स्पेयर है, एक ए है और एक बी है। एक स्पेयर ए है हमारे पास, एक स्पेयर बी है, दोनों चार्ज है और दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है। चार्ज ऑन ईच स्पेयर इज क्यू, इसका चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है। एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ, इनके बीच का जो फोर्स है दैट इज के Q1 Q2, यानी कि क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस मान लो r है तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारे को दे रखा है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्पेयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ए, एक तीसरा स्पेयर और है हमारे पास जो इसके जैसा ही है, आइडेंटिकल है, लेकिन इसका चार्ज 0 है। इसको कॉन्टैक्ट में लाया ए के कॉन्टैक्ट में लाया, और उसके बाद में हटा लिया वहाँ से और फिर बी के कॉन्टैक्ट में लाया, इसके बाद में इसके कॉन्टैक्ट में लाना है और फाइनली रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद में बोल रखा है कि न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, ये अपन को बताना है, और रेडियस इनकी स्मॉल है यानी कि पॉइंट चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इनको कॉन्टैक्ट में लाओगे तो दो कंडक्टर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो नो डाउट चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर की तरफ जाता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। आपने इस कंडक्टर को इस कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो इसका चार्ज है, इसका कोई ना कोई पोटेंशियल है, इसका चार्ज 0, इसका पोटेंशियल 0 है। तो चार्ज का एक नेचर होता है, जब भी दो कंडक्टर को आप आपस में कॉन्टैक्ट में लाओगे, एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि दो कंडक्टर आपस में कॉन्टैक्ट में आए तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज चलेगा, दोनों में नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज चलेगा। एक में चार्ज है एक में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसमें तो क्या होगा, जिसमें है वो चलेगा। तो यहाँ अपन ने देखा कि इसमें चार्ज है तो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर, यानी कि ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सर दो कंडक्टर आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो चार्ज चलता है, पॉजिटिव है तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव है तो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा भैया। तो यहाँ पर इसमें तो चार्ज है नहीं, इसमें चार्ज है, ये वाला चार्ज इधर की तरफ जाएगा। अब ये अपन ने देखा चार्ज कितना जाएगा, क्यू पूरा चला जाएगा या कुछ अमाउंट तक जाएगा, तो आंसर है अप टू द कॉमन पोटेंशियल। इनके पोटेंशियल बराबर होंगे तब तक चार्ज जाएगा। तो फिर से समझे, थोड़ा मैं वीडियो फास्ट बना रहा हूँ इसलिए आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके सुने, क्योंकि लेंथी हो जाएगा फिर से वीडियो, और काफ़ी वीडियो इसके बन जाएंगे अगर पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमने देखा कि सर दो अगर कंडक्टर को कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, तो इसको इसके कांटेक्ट में लाया तो सर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी चार्ज इनके अंदर है वो जाएगा या तो इधर से इधर या इधर से इधर। तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो हायर टू लोअर और नेगेटिव लोअर टू हायर, और एक में है एक में नहीं है, तो जिसमें है वो चार्ज जाएगा। अब ये चार्ज जा रहा है इधर, कितना जाएगा, अप टू द कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर पहले का इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर दूसरे का। के कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले का क्यू पहले का आर, दूसरे का क्यू दूसरे का आर, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो गई। तो आंसर आया Q1 इज इक्वल टू Q2। तो ये बन गया कॉन्सेप्ट, सर चार्ज जाएगा जब तक कि अप टू द कॉमन पोटेंशियल, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और पोटेंशियल बराबर का मतलब चार्ज बराबर ना हो जाए। चार्ज बराबर हो जाएंगे तो बराबर कितना होगा, तो पहले में चार्ज है Q, दूसरे में है 0, बराबर के लिए डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा Q/2। तो इसका न्यू चार्ज कितना बन जाएगा, साइड में लिखता हूँ, ये हो जाएगा Q/2, और इसका न्यू चार्ज कितना बन जाएगा Q/2, ये अपन ने लिखा। फिर इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाया, ये आपस में कॉन्टेक्ट में लाए, फिर से कॉन्टेक्ट में लाएंगे दो कंडक्टर तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे भी होगा
इधर से इधर या इधर से इधर अप टू द कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल बराबर होने का मतलब क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर बराबर होना, के कैंसिल हो जाएगा, आर दोनों के फिर से आइडेंटिकल है, रेडियस बराबर है तो डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगी और क्यू बराबर हो जाएंगे। तो क्यू बराबर होने का मतलब पहले में है क्यू बाई टू, दूसरे के अंदर है क्यू, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q/2, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसको, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 4। तो दोनों में अब चार्ज हो जाएगा, इसका न्यू चार्ज हो जाएगा 3/4q और इसका भी न्यू चार्ज हो जाएगा दैट इज 3/4q, ये हमारे पास आएगा। अब हमारे से पूछा कि ए और बी के बीच में फोर्स बताओ, तो फोर्स कितना हो जाएगा, न्यू फोर्स इज इक्वल टू के, q1 कितना है q/2, q2 कितना है 3/4q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ओरिजिनल फोर्स हो गया, बचा क्या हमारे पास 3/8, तो न्यू फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/8 ऑफ ओरिजिनल फोर्स, और ये हमारे पास दे रखा है दैट इज 3/8 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। फोर्थ ऑप्शन इज देयर, दैट इज करेक्ट वन। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। थोड़ा सा मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे अपन, अदरवाइज क्या होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता हूँ तो इसमें दे रखा है भैया आपको कि ए कंटेनर हैज़ 2 चेंबर of volume V1 is 2 liter and volume V2 is 3 liter separated by a partition made of thermal insulator। एक कंटेनर है जिसके दो पार्टीशन कर दिए अपन ने, ये मान लो कि पूरा कंटेनर है और इसके दो पार्टीशन कर दिए, एक का वॉल्यूम कर दिया 2 लीटर और एक का वॉल्यूम कर दिया 3 लीटर। ये हो गया वॉल्यूम V1, ये हो गया वॉल्यूम V1 और ये हो जाएगा वॉल्यूम V2। ये ऐसा अपन को गिवन है भैया, देखना जरा ध्यान से। और दोनों के बीच में एक पार्टीशन लगा रखा है, इंसुलेटिंग है, ये थर्मल इंसुलेटर है यानी कि एडियाबेटिक है। द चेंबर कंटेन N1 इज 5 एंड N2 इज 4 मोल्स। इसके अंदर मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, इसमें नंबर ऑफ मोल्स है 5 और इसमें नंबर ऑफ मोल्स है 4। सारी चीज़ें जितने भी दे रखी है वो सारी लिखते हैं। और ये आइडियल गैस है और प्रेशर दे रखा है इसका 1 atm और इसका 2 atm। यहाँ प्रेशर है 1 atm और यहाँ प्रेशर है 2 atm, ऐसा गिवन है। इसके बाद में दे रखा है कि व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड द मिक्सचर अटेन एन इक्विलिब्रियम प्रेशर। अगर पार्टीशन को हटा दिया गया, ये पार्टीशन हट गया, तो अगर पार्टीशन हट जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्रेशर आ जाएगा, यानी कि फाइनल प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा। ये प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या लॉजिक लगेगा। पहले अपन को दे रखा था कि भैया एक कंटेनर है, उसके दो पार्टीशन कर रखे हैं, बीच में इंसुलेटिंग वॉल लगा रखी है, एक साइड एक गैस भर रखी है, दूसरी साइड भी एक गैस है, दोनों के मोल्स दे रखे हैं, दोनों के वॉल्यूम्स दे रखे हैं। पहला वॉल्यूम है दैट इज़ 2 लीटर और ये हो जाएगा 3 लीटर। और प्रेशर जो है इस चेंबर का, यानी कि इधर पोर्शन वाले का 1 atm और इधर वाले का 2 atm ऐसा दे रखा है। जब इस वॉल को हटा दिया गया तो बोल दिया कि प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी कि प्रेशर सेम हो गया। तो देखो होगा क्या, पहले सोचने वाली बात है कि अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो नो डाउट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी नहीं बदलेगी, और वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। जितना नंबर ऑफ मोल्स पहले रहेगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स बाद में रहेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ और बाद के नंबर ऑफ मोल निकाल लेता हूँ और मोल बराबर रहेगा। जितना नंबर ऑफ मोल पहले रहेगा उतना ही बाद में रहेगा, तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो देखो पीवी जो होता है वो होता है NRT, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालते हैं, N इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला बनता है PV डिवाइडेड बाई RT, ये फॉर्मूला बनता है। इधर लेके आता हूँ मैं, पहले N1 का मतलब दैट इज P1 V1 डिवाइडेड बाई RT1। फिर उसके बाद में N2, इसको इसमें जोड़ देता हूँ, तो P2 V2 डिवाइडेड बाई RT2। ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल N1 और N2 पहले। बाद में क्या होगा, इक्वल टू, बाद में क्या हो जाएगा, बाद में जो हो जाएगा हमारे पास वो ये बन जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ये पहले के हो गए, नंबर ऑफ मोल्स बाद के। तो बाद में फॉर्मूला क्या लगेगा, वही P। अब देखना P क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम हो गया, सेम रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम सर दिस प्लस दिस, ये टोटल वॉल्यूम बाद में हो जाएगा, यही तो होगा वॉल्यूम। पहले 2 और 3 अलग अलग थे, बाद में होके क्या हो जाएंगे 2 + 3, तो क्या हो जाएगा V1 + V2।
डिवाइडेड बाय आर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या रहेगा, तो नो डाउट टेम्परेचर के बारे में कोई गिवन नहीं है, यानी कि टेम्परेचर पहले भी सेम था और बाद में भी सेम रहेगा। इसको T1 कर दिया, इसको भी T कर दिया और इसको भी T कर दिया, ये सोचने वाली बात थी। ये देखो अब क्या किया मैंने, पहले नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 थे, बाद में नंबर ऑफ मोल्स ये रहेंगे, जो मैंने कंबाइंडली लिख दिया इफेक्टिव। PV इक्वल टू nRT से लगाया तो PV बाई RT, P सेम, तो दोनों का टोटल जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर क्या हो गया P। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये फाइनल की बात कर रहे हैं अपन, जब भी हटा दिया तो हटाने के बाद में क्या हो गया, तो हटाने के बाद में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए N, तो क्या बनेगा P तो सेम है, V दिस प्लस दिस, ये V हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। R कांस्टेंट, और टेम्परेचर के बारे में कुछ गिवन नहीं है, मतलब टेम्परेचर सेम है। यहाँ से RT से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर हमारे पास बचा P1 V1 प्लस P2 V2 इज P, और V1 प्लस V2 नीचे ले आओ, ये P आपको निकालना था। P1 कितना दे रखा है 1, V1 कितना दे रखा है 2, P2 कितना दे रखा है, P2 दे रखा है 2, और V2 कितना दे रखा है 3, और V1 प्लस V2 कितना दे रखा है 5 इज इक्वल टू P। 2 प्लस 6 यानी कि कितना 8 बाई 5 इज P, ये हमारे पास आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 और ये 6, 1.6 इज द फाइनल प्रेशर। और देखते हैं जरा कौन सा 1.6 आ रहा है इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, ये था 29। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अगर आपको लगे कि वीडियो सर फास्ट है तो आप नो डाउट पॉज करके और अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। फिर भी आपको लगे कि एक बार फिर से इसको सुनने की ज़रूरत है, इस कॉन्सेप्ट को सर को वापस बताने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि अपन वापस वीडियो बनाएं, कोई इशू नहीं रहेगा। इसके बाद में आप देखें क्वेश्चन नंबर 30 सुने, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विथ ए कांस्टेंट फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड द ओरिजिन। एक m मास का पार्टिकल है जो अपने ओरिजिन के अबाउट घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, और इसके बारे में बता रखा है कि एक पार्टिकल है जो ऐसे घूम रहा है, देखना जरा ध्यान से, ऐसे घूम रहा है, ये ओरिजिन हो जाएगा, और इसके अबाउट ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका मास m है, और ये ओरिजिन हो जाएगा। और बता रखा है कि इसको घूमने के लिए तो आपको सबको पता है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है। उसके बारे में बता रखा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद ए कांस्टेंट फोर्स F पुलिंग इट टुवर्ड द ओरिजिन। तो ओरिजिन की तरफ जो खींच रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज F। ये आपको गिवन है, सोचने वाली सारी चीज़ें हैं। तो पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद ए कांस्टेंट फोर्स F पुलिंग इट टुवर्ड द ओरिजिन। तो m मास का पार्टिकल अपने ओरिजिन के चारों तरफ घूम रहा है विद ए कांस्टेंट फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड द ओरिजिन, कांस्टेंट फोर्स टुवर्ड द ओरिजिन लग रहा है, दैट इज सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल हो गया। आगे बोल रहा है, इफ द बोर मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन देन द रेडियस ऑफ nth ऑर्डर एंड पार्टिकल्स स्पीड v इन द ऑर्बिट डिपेंड ऑन n एज। अगर अपन बोर का मॉडल यहाँ अप्लाई करें तो आपको पूछा गया है कि रेडियस बताइए और स्पीड बताइए इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट n। सोचिए, अगर आपने एटम चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें पता है कि एटम चैप्टर में बोर के पोस्टुलेट अपन पढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में होता है, पहला पोस्टुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में होता है, और वो हमें बताता है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r वो कौन है। तो वहाँ ये होता है kZe²/r²। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, kZe²/r²। ये वहाँ की बात है कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस। ये mv²/r होता है, और ये कितना होता है, ये इतना होता है। ये वहाँ की बात थी, लेकिन यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इसको मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ कि ये यहाँ पर F है, पहला। दूसरा, लॉजिकली सोचें, मैं वहाँ से रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर दूसरा होता है रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। तो वहाँ बताया गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम L होता है, जिसको अपन mvr लिखते हैं, वो बोर के अकॉर्डिंग होता है nh/2π, ये होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी रेडियस निकालना है या जो भी निकालना है। तीसरा होता है रिलेटेड टू एनर्जी, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। अब कॉन्सेप्ट ये बनता है भैया
कि अगर जैसे मान लो कि मेरे को निकालना है रेडियस, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो अगर रेडियस निकालना है तो यहाँ से v लो और इस v को यहाँ पुट करो। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे रेडियस चाहिए तो मैं यहाँ से v निकालता हूँ। देखना जरा v कितना हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई और m मल्टीप्लाई विथ r, ये v बन गया। इस v को आप ले जाके यहाँ पुट करें तो यहाँ था mv स्क्वायर अपॉन r, तो देखना m v स्क्वायर, v की जगह ये पुट कर देते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई r इज इक्वल टू, ये काम में नहीं आएगा, ये तो वहाँ का है, अभी के लिए f इज इक्वल टू f। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान से देखें आप, एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया और उसके बाद में ये r जो है ये r क्यूब हो गया। मैं यहीं पे अपडेट करूँगा इसको, ये r जो है वो r क्यूब हो चुका है। अब सोचें, h कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, बच गया कौन, इधर f भी कांस्टेंट बता रखा है, कांस्टेंट फोर्स। तो इधर बच गया सर आपके पास n स्क्वायर, नीचे बच गया r क्यूब इज इक्वल टू 1, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, सॉरी। अब इसको इधर भेजेंगे अपन r क्यूब, इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा, इधर 3 से डिवाइड करेंगे r बन गया, इधर करेंगे तो n की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और उसकी पावर 2/3। ये एक आंसर मैच करते हैं। अगर ये मैच हो जाएगा और इसके जैसे कोई ऑप्शन नहीं बनेगा तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3, ये केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी 1/3, 1/3 और 4/3 दे रखा है, तो दैट विल बी और करेक्ट ऑप्शन, और ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे बनाया इसको। ओके, इसके बाद में सर अपन देखते हैं 31वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है इसमें। इसमें बोल रखा है कि द रेडियस ऑफ मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मरकरी। तो ये रेडियस दे रखी है 2 प्लैनेट्स की दे रखी है अराउंड द सन, तो एक की रेडियस दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 31। पहले की जो रेडियस है मैं लिख देता हूँ r1, रेडियस r1। इसके बारे में दे रखा है कि द रेडियस ऑफ मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मरकरी, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मरकरी। अगर मरकरी की रेडियस r है तो ये जो रेडियस हो जाएगी वो 4r बन जाएगी। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ आपको कि पहले वाला जो दे रखा है प्लैनेट उसकी रेडियस है दूसरे वाले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स, तो दूसरे वाले की r मान ली तो उसका 4 गुना हो जाएगा 4r, वो पहले वाले की हो गई, तो फर्स्ट वन का हो गया ये इतना। ठीक है, ओके, याद रखना ये पहले की है और ये दूसरे की है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे आपको गिवन है भैया कि द मार्टिन ईयर इज 687 अर्थ डेज, टाइम पीरियड दे रखा है पहले का यानी कि टी डेज, इसका दे रखा है 687 ईयर्स, 687 डेज, सॉरी अर्थ डेज, ये अपन को दे रखा है। और देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ ईयर, लेंथ इन ईयर ऑन द मरकरी, यानी कि दूसरे का टाइम पीरियड पूछा है कुल मिला के कि टी कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली ये केपलर का लॉ है। केपलर का लॉ क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले लगाता हूं मैं 1 के लिए, यानी कि इसके लिए टी डेज का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डेज का क्यूब डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ सीधा लगा लेते हैं और डिवाइड कर दिया, यानी कि ये जो था इसको दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया। टी डेज का स्क्वायर और ये आर हो गया, और टी का है तो ये नॉर्मल आर हो गया। ठीक है, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, ये टी कैलकुलेट करना है। तो देखना जरा ध्यान से, इसको मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ, टी डेज डिवाइडेड बाई टी की पावर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डेज डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, ये हमारे पास आएगा। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी डेज बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डेज बाई आर की पावर
3/2, ये अपन लिख सकते हैं। टी डेज बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डेज, आर डेज इज 4r, 4r डिवाइडेड बाई r की पावर 3/2, r से r कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टू द पावर 3/2, तो 4 टू द पावर 3/2 हो जाएगा 4 और 4 का रूट यानी कि 2, यानी कि ओवरऑल बन जाएगा 8। अब हमें t निकालना है, t ऊपर भेज देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, टी डेज डिवाइडेड बाई 8, टी डेज अपने पास दे रखा है सर 687, तो आंसर आएगा 687 डिवाइडेड बाई 8, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा अपना 8 टाइम्स जाएगा, 4 बचेगा और ये लगभग 6 होगा, तो ऑलमोस्ट आएगा 86 डेज। ऑप्शन की तरफ जाते हैं, 88 डेज दे रखा है, दैट विल बी ओवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये था 31 न्यूमेरिकल। इसके बाद में अपन हम बात करते हैं 32 की। 32 इस पेज को आज कंप्लीट करते हैं, 32 और 33। इसके बाद में हमारे पास ऑलमोस्ट 15 न्यूमेरिकल बचेंगे, उनको अपन फर्दर क्लासेस के अंदर और सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, देखिए जरा आप, 2 क्वेश्चन अपन और 1 बाय 1 करके सिक्वेंसली स्टडी करते हैं। देखिए ओके, इसमें दे रखा है सर, ए बॉडी वेट्स 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज अर्थ, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ and its radius is r, and this body its weight is, that is w, that is mg, और its weight is given 48 न्यूटन, 48 न्यूटन, ये अपन को गिवन है। ओके, अगेन रिपीटिंग, अ बॉडी वेट्स 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक बॉडी है सरफेस ऑफ अर्थ पे रखी हुई है, इसका वेट का मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg कितना दे रखा है, 48 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, ए बॉडी वेट 48 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे एक बॉडी है जिसका वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी दैट इज mg इज 48। आगे दे रखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि यहाँ से कितना ऊपर चला गया, यहाँ से बॉडी कहाँ चली गई, ये अर्थ था, ये रेडियस था, इस रेडियस का 1/3 यानी कि इतना r/3, इतना h ऊपर चला गया और बॉडी यहाँ आ गई। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू 1/3, एट ए हाइट इक्वल टू 1/3 द रेडियस ऑफ अर्थ, कितनी हाइट लेनी है, अर्थ की सरफेस से हाइट कितनी लेनी है, 1/3 ऑफ द रेडियस यानी कि r/3, इतनी हाइट पे चला गया। यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, यहाँ पर वेट निकालना है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखो कि नॉर्मली वेट क्या होता है, देखो जरा, वेट क्या होता है, mg, वेट क्या होता है, mg। ठीक है, वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ, यानी कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ mg होता है। अब इस बॉडी को मैं अर्थ पे रखूँ चाहे कहीं पे भी ले जाऊँ, m में कोई चेंज आएगा नहीं, तो अगर मैं इसको 8 हाइट h ले जाऊंगा और वहाँ वेट निकालता हूँ तो सर m तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगा हाइट h पे चेंज हो जाएगा। तो ये कितना चेंज हो जाएगा, तो सर m की जगह आप m रखें, और जो g है वो आपको पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से हाइट h पे फॉर्मूला होता है r/r प्लस h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ g ऑन द अर्थ। जहाँ पर मैं नॉर्मली g लिखा है वो अर्थ का है। अगर इसको फर्दर सोल्व करें आप तो mg की वैल्यू तो अपन को ऑलरेडी दे रखी है 48, तो सर इसको तो आप 48 लिख दें, इसको तो नो डाउट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। r कितना है, r को r रखें, फिर नीचे r को r रखें, h कितना है, अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट कितनी गए आप, तो दिस इज r/3 हो जाएगा, r/3। इसको फर्दर सोल्व करें आप, दिस इज 48, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 1 4, यानी कि 4r और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3r डिवाइडेड बाई 4r, ये तो चला गया 3 + 1, 3r + 1r यानी कि 4r/3, तो 3 ऊपर चला गया और 4r, बिल्कुल ठीक। r से r कैंसिल आउट कर दो, दिस इज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और 2, और ये हो जाएगा दैट इज 36,
ये हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज़ 36 न्यूटन। ये आंसर आएगा भैया। ऑप्शन जो आ रहा है गलत कर दिया क्या मैंने? 27 आ रहा है इसमें, मैंने कहाँ गड़बड़ किया? 27 चेक करते हैं एक बार, नो डाउट। वेट जो था वो 48 ही था ऑब्वियसली, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस, 1/3 ऑफ द रेडियस ही लिया था, r/3 लिया था। तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ r² r+h का होल स्क्वायर हो गया, तो r/r+h का होल स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ कहीं गड़बड़ की है मैंने, स्क्वायर नहीं किया शायद, है ना? ध्यान से देखते हैं इसको वापस। तो ये हमारे पास क्या था? दिस इज़ mg48, ये r था, ये r+h की वैल्यू थी हमारे पास। h कितना था? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कितना गया था? r/3 ये था। इसका स्क्वायर नहीं किया ऑब्वियसली, इसका स्क्वायर करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये तो ठीक है, ये तो जाएगा 4 और ऊपर 3, r से r कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर करना है। ओके, तो ये हमारे पास देखना है एक बार फिर से, ये था सर 48 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 और ये सर 27। कैलकुलेशन प्रॉब्लम थी, दैट इज़ 27 न्यूटन। ओके, उसके बाद में अपन बात करते हैं 33। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, यानी कि हर एक का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? दैट इज अवर 33 न्यूमेरिकल। टोटल रेजिस्टेंस था आर, 8 टुकड़े कर दिए, 8 पीसेस। तो हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? r/8। ओके, फ्रॉम दिस पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ टुगेदर इन पैरेलल। 4 लगाए सीरीज में और उनको पैरेलल लगाए। 4 ऑफ क्या लिख रखा है वापस देखें, फ्रॉम दिस पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल। 4 को पैरेलल में लगाया, तो 4 को पैरेलल में लगाओ, फिर 4 को पैरेलल में लगाओ और उन दोनों को क्या कर दो, देन दीज 2 सेट्स आर एडेड इन सीरीज। बहुत अच्छी और क्लियर दे रखा है कि फ्रॉम दिस पीसेज टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल। 4 को पैरेलल में लगाओ, फिर 4 को पैरेलल में लगाओ। पहले ये काम करते हैं, फिर उसके बाद में क्या बोल रखा है? देन दीज 2 सेट आर एडेड इन सीरीज। तो 4 को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो दिस इज डिवाइड बाई 4 हो जाएगा अगर आप सीधा करें तो, क्योंकि 1/r 1/r तो रेजिस्टेंस तो बराबर है, तो 1/r इक्विवेलेंट लगेगा, तो 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/r यानी कि r/4। तो ये हो जाएगा r/4। तो r कितना था? r/8 था, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, दैट इज r/32। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। फिर इस तरीके से 2 सीरीज में लगाए, तो r/32 प्लस r/32, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2r/32 यानी कि r/16, ये हमारे पास आ जाएगा। द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो यही हो गया r/16 इज द करेक्ट आंसर। अब फिर से थोड़ा डिटेल में देख लें कि भाई हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस दे रखा था कि ए वायर ऑफ द रेजिस्टेंस r इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो ए वायर ऑफ द रेजिस्टेंस r है जिसके 8 पीस अपन ने कर दिए कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। फ्रॉम दिस पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल। 4 को पैरेलल में लगाओ, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। सबकी वैल्यू बराबर रहेगी क्योंकि इक्वल पार्ट की है, तो रेजिस्टेंस भी इक्वल रहेगा यानी कि r/8। तो सबका रेजिस्टेंस मान लो बराबर है r, तो कितना हो गया? 4/r। तो 1/r इक्विवेलेंट इतना आया, तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? r/4 आ जाएगा, और r की वैल्यू थी r/8 थी, तो 8 और 4 हो जाएगा 32। इस तरीके के 2 सेट बना लिए, पहले 4 का फिर दूसरे 4 का, दोनों को सीरीज में, तो सीरीज में r1 प्लस r2 होगा, तो दिस प्लस सेम दिस, तो यानी कि 2r/32 यानी कि r/16 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वीडियो को आज अपन यहीं कंप्लीट करेंगे, काफ़ी लेंदी वीडियो बन गया। इसके बाद में 3rd पार्ट और आएगा, उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स हमारे डिस्कस हो जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने किए हैं। अगर आपने वीडियो को कम्प्लीटली देखा है तो आप फील करोगे कि आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, और जब मेरे इस चैनल के ऊपर सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूंगा 11th और 12th के, उसके बाद में मेरी ये गारंटी है कि आपको किसी भी दूसरे कोचिंग की आपको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। आप जब नीट के पेपर में जाओगे आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से सब कुछ आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं रहेगा और मेरे को हर एक कॉन्सेप्ट आता है। ओके, थैंक यू।